कल इलेक्शन कमीशन ने चारों राज्यों के डेट्स अनाउंस कर दिए, पांचों राज्यों के सर। 4 दिसंबर को दिल्ली के चुनाव होंगे, 8 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे, 15 दिसंबर तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी। और हाँ, थैंक यू। नो इफ एंड बट बन रही है। और 29 दिसंबर को दिल्ली में स्पेशल असेंबली सेशन बुलाया जाएगा और वही कानून, जिस कानून के लिए अन्ना हज़ारे को 13 दिन का अनशन करना पड़ा था, वो कानून सबसे पहले दिल्ली के अंदर स्पेशल असेंबली सेशन में पास किया जाएगा। ये स्पेशल असेंबली सेशन विधानसभा में नहीं होगा, ये स्पेशल असेंबली सेशन रामलीला मैदान में होगा। ये सारी लड़ाई रामलीला मैदान से 2 साल पहले शुरू हुई थी। 16 अगस्त 2011 को अन्ना हज़ारे ने 13 दिन का अनशन किया था। 13 दिन के अनशन के बाद संसद में बैठ के इस देश की सारी पार्टियों ने प्रस्ताव पारित किया था कि अन्ना जी आप अपना अनशन ख़त्म कर दीजिए, हम लोकपाल बिल पास कर देंगे, हमें आपकी तीनों शर्तें मंजूर हैं। प्रधानमंत्री ने अन्ना जी को चिट्ठी लिखी थी कि अन्ना जी आप अपना अनशन ख़त्म कर दीजिए, हम लोकपाल बिल पास कर देंगे, हमें आपकी तीनों शर्तें मंजूर हैं। 2 साल हो गए, अभी तक उन्होंने लोकपाल बिल पास नहीं किया। उस वक्त लाखों लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में आए थे, करोड़ों लोगों ने देश भर से उसका समर्थन किया था। इन सभी पार्टियों ने और प्रधानमंत्री ने दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को धोखा दिया। अब 29 दिसंबर 2013 को उन सभी लोगों का सपना पूरा होगा। जो लोग रामलीला मैदान में आए थे, जो लोग एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखते हैं, सबसे पहले दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ वो कानून पास किया जाएगा। और 29 दिसंबर इसलिए क्योंकि 29 दिसंबर का वो काला दिन है जिस दिन संसद के अंदर बैठ के इन लोगों ने अन्ना के जन लोकपाल बिल का मजाक उड़ाया था और लोकपाल बिल को राजनीति प्रसाद नाम के एक नेता ने फाड़ा था संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर रात को 12 बजे। उसके पूरे 2 साल के बाद अब 29 दिसंबर 2013 को इस देश की जनता दिखा देगी कि अगर आप इस देश की जनता का मजाक उड़ा सकते हैं तो इस देश की जनता आपको उखाड़ के भी फेंक सकती है। इस देश की जनता अब अंदर जाएगी और इस देश की जनता अपना कानून खुद बनाएगी। तो उन लाखों लोग, ये जो लोग रामलीला मैदान में अगस्त 2011 में आए थे, उन सब का सपना पूरा होगा। और 29 दिसंबर 2013 को दिल्ली के विधानसभा चुनाव के बाद 29 दिसंबर 2013 को वही लाखों लोग दिल्ली की विधानसभा को देखने के लिए आएंगे और उनके सामने, उनकी गवाही में, दिल्ली की जनता की गवाही में, वही जन लोकपाल बिल दिल्ली में सबसे पहले पास किया जाएगा। I am already in touch with him. We keep on talking to each other, but he's already made his mind clear that he does not want to campaign for the party, and we respect his decision. अरविंद जी, आप कह रहे हैं कि विधानसभा का जो सेशन होगा रामलीला मैदान में होगा, मुख्यमंत्री तय हो गया आपकी तरफ से? सर, मुख्यमंत्री जनता चूज कर लेगी। मुख्यमंत्री इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी मुख्यमंत्री होगा, मुद्दा यह है कि देश की जनता को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलानी है। देश की जनता 2 साल से देश की सड़कों पे है और पिछले कई सालों से भ्रष्टाचार और महंगाई की वजह से त्रस्त है। मुद्दा यह है कि जनता को भ्रष्टाचार और महंगाई से मुक्ति कैसे मिले। तो 29 दिसंबर को दिल्ली के अंदर ये कानून पास किया जाएगा और उसके बाद फिर देश की लड़ाई लड़ी जाएगी। आप कह रहे हैं सरकार बनाएंगे, असेंबली सेशन बहुत दूर की बात है। कांग्रेस अपनी सरकार बना रही, बीजेपी अपनी सरकार बना रही, कुछ तो सब्सटेंशियल ग्राउंड होगा जिसके बलबूते आप कह रहे हैं कि आप सरकार बना रहे हैं। योगेंद्र भाई बताएंगे कि क्या सब्सटेंशियल ग्राउंड। एक तो मैं पिछले सवाल का जवाब दे दूं जो मुख्यमंत्री वाला था, उसमें मतलब आपने गलत व्यक्ति से सवाल पूछ लिया था। दरअसल इसमें कोई संदेह नहीं है, आम आदमी पार्टी स्पष्ट रूप से दिल्ली की जनता के सामने मुख्यमंत्री का, भावी मुख्यमंत्री का चेहरा लेके उतर रही है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि हमारी तरफ से मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा। हमारी ये मान्यता है कि बहुत देर के बाद देश को और दिल्ली को खास तौर पे
एक विश्वसनीय चेहरा मिला है जिसको देख के लोग कह रहे हैं कि हाँ शीला बनाम ये 15 साल तक कोई जवाब नहीं दे सका, आज हमारे सामने चेहरा है। बीजेपी को जो दुविधा है वो आम आदमी पार्टी को नहीं है। हमने अरविंद केजरीवाल को पहले दिन से प्रोजेक्ट किया है पार्टी की तरफ से, और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे संसदीय लोकतंत्र की परंपरा में कोई ऑफिशियल चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार होता नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से इसके बारे में कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल क्लैरिटी है हमारी। पहले दिन से हमने कहा है और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जो दूसरा आपका सवाल था जी, दूसरा सवाल था कि हम किस आधार पे ऐसा सोच रहे हैं। अरविंद भाई अपना आधार बताएंगे, उनकी कैलकुलेशन अलग है। जैसा मैं कल किसी चैनल को कह रहा था कि ये फिजिक्स भी पढ़े हुए हैं, मैंने सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ा है, तो फिजिक्स वाला शायद वेलोसिटी और बाकी कैलकुलेशन भी करता है। मैं आपको बिल्कुल एक न्यूनतम बात बता सकता हूँ, वो ये कि आम आदमी पार्टी देश की उन चंद पार्टियों में से है जो एविडेंस के आधार पे, पूरी सूचना के आधार पे अपने पॉलिटिकल कैंपेन को समझने और उसको गाइड करने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी ने फरवरी के महीने में दिल्ली में एक सर्वेक्षण करवाया था, हमने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको उसकी जानकारी भी दी थी। उस सर्वेक्षण के हिसाब से हम दिल्ली में 14% वोट पा रहे थे, कांग्रेस और बीजेपी दोनों बहुत आगे थी, दोनों 35%। हमने अगस्त के अंत में एक दूसरा सर्वेक्षण करवाया, जिस सर्वेक्षण के हिसाब से कांग्रेस 9 पॉइंट गिर गई थी, बीजेपी 4 पॉइंट गिरी थी, और आम आदमी पार्टी को 13 पॉइंट का फायदा हुआ था, हम 27% पे। ये आपको देश की पहली पार्टी मिली होगी जो एक सर्वेक्षण जाहिर करके बता रही थी कि वो नंबर 1 नहीं थी तब तक। हमने वो किया और हमने उस सर्वेक्षण का पूरा डेटा वेबसाइट पे डाल दिया, रॉ डेटा, कितने इंटरव्यू, हर इंटरव्यूअर ने क्या क्या कहा, हमने रॉ वेबसाइट पे डाल दिया था। हमने सबको आमंत्रित किया था, बाकी चैनल्स को, बाकी सर्वेयर्स को, कि जनता का इन सब चीज़ों में थोड़ा विश्वास बढ़ सके, इसलिए आप भी अपनी चीज़ों को सार्वजनिक कीजिए, अपनी मेथोडोलॉजी बताइए, अपना डेटा जनता के सामने रखिए। और हमसे सवाल पूछे गए हैं, हमने सब सवालों का जवाब दिया है। मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको ये बताया था कि हमने एक तीसरा सर्वेक्षण शुरू किया था दिल्ली में, कॉन्स्टिट्यूएंसी बाय कॉन्स्टिट्यूएंसी। वो सर्वेक्षण उस वक्त अधूरा था, तब तक हमने शायद 9000 इंटरव्यू किए थे जब पिछली बार मैं आपके सामने आया था। अब हमने 29,831 इंटरव्यू पूरे हो गए हैं और कल सुबह तक वो सर्वेक्षण का काम खत्म हो जाएगा। वो सर्वेक्षण अब जो हमें बता रहा है वो ये कि अब आम आदमी पार्टी दिल्ली में 1 नंबर पे पहुंच चुकी है। हम 32% के करीब इस वक्त दिल्ली में हैं, इस वक्त 1 नंबर पे पहुंच चुके हैं, ऐसा हमारा सर्वेक्षण कह रहा है। इसके डेटा की जांच करके, उसको प्रूव करके, एडिट करके हम फिर इसे जनता के सामने रखेंगे। और कुछ हो ना हो, आम आदमी पार्टी अपने खर्च का हिसाब जनता के सामने रख रही है, आमदनी का हिसाब जनता के सामने रख रही है। जो सर्वे कर रहे हैं, वैसे भी सर्वे पे लोगों को विश्वास कम होता है, और पार्टी करे तब तो बहुत ही कम विश्वास होता है। हम इसको जनता के सामने रखने जा रहे हैं। तो हमारे इस विश्वास का आधार ये है कि जो पार्टी 0 से शुरू करके 10 महीने के अंदर आज सिर्फ नंबर 1 32% पे पहुंच चुकी है, और दूसरी तरफ एक पार्टी है जो 40 से शुरू करके आज 25 पे पहुंच गई है, तीसरी वो है जो 36 से शुरू करके फिर कोई 26-27 पे पहुंची है। अब आप उनकी दिशा देख लीजिए और देख लीजिए अगले 2 महीने में क्या होगा। शायद ये अनुमान अरविंद भाई के मन में रहा होगा। मैं अपनी तरफ से केवल वही चीज़ कह सकता हूँ जो हमारा आंकड़ा इस वक्त कह रहा है। अरविंद जी, आपसे एक सवाल है कि दिल्ली में जो वोटों का टर्नआउट है वो बहुत कम रहा है, मिजोरम से भी नीचे है, और आप लगातार आंदोलन करते रहे हैं, लोगों के बीच जाते रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति आती है तो ये आप पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? आप इसके लिए भी कुछ करेंगे? इस बार उम्मीद ये है कि 70% क्रॉस करना चाहिए, जो इलेक्शन कमीशन भी ऐसा उम्मीद करता है, और इलेक्शन कमीशन स्पेशल ड्राइव भी चला रहा है। हम लोग भी लोगों को घर घर जाके इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि 70% क्रॉस करना चाहिए। अरविंद जी, जहाँ तक टिकट बंटवारे का सवाल है, मुझे जहाँ तक जानकारी है 57 उम्मीदवार अभी हो चुके हैं। माइक के सामने आइए। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कुछ 70 विधानसभा क्षेत्र हैं, अभी भी उम्मीदवारों को टिकट देना बाकी है, कोई जल्दबाजी आप कर रहे हैं? मतलब अभी थोड़ा धीरे जाना चाहिए। मुझे लगता है कि 70 का कम से कम 70 तो आप कर ही रहे थे, उसके बाद ही अनाउंस करते। क्या अनाउंस करते उसके बाद?
तरह आप बता रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव कहाँ होगा, कैसे होगा वगैरह? सर वो तो हो जाएंगे, दूसरी पार्टियों से तो आगे ही चल रहे हैं। दूसरी पार्टियां बिना कैंडिडेट अनाउंस करे ही घोषित कर रहे हैं कि वो जीत रहे हैं। हम तो 57 कैंडिडेट्स अनाउंस करने के बाद कर रहे हैं। लेकिन यही तो सवाल ना कि आपने अपने कैंडिडेट तो अनाउंस कर दिए, अभी बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट तो आए नहीं है जो एग्जिस्टिंग है, कुछ 3 या 4 बार के विधायक हैं, कुछ मंत्री हैं, कुछ का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो फिर ऐसे में इस तरह की घोषणा बीमारी नहीं होगी? नहीं सर, आप ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही घोषणा की गई है। अभी आप देखते जाइए, बीजेपी और कांग्रेस में जैसे ही टिकट बटेंगे, जो घमासान होने वाला है और जो ये पार्टियां टूटने वाली हैं, एक एक असेंबली लेवल पे जिस तरह से इनके कार्यकर्ता टूटने वाले हैं, उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। अभी कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते, आप देखते जाइए आने वाले अभी 5-10 दिन में तो बीजेपी की कई लिस्ट आने वाली हैं, उसके बाद कांग्रेस की लिस्ट आएंगी, उसके बाद आप ही देख लीजिएगा कि राजनीति दिल्ली की कहाँ खड़ी है। तो जिस वेलोसिटी से अभी हम आगे बढ़ रहे थे और जिस वेलोसिटी से ये पार्टियाँ नीचे जा रही थी, उसका एक्सेलरेशन और ज़्यादा बढ़ने वाला है। इनका नीचे जाना और ज़्यादा तेज होगा और हमारा ऊपर जाना और ज़्यादा तेज होगा। टूट रहे हैं, अगर वो टूट करके आपके पास ये आते हैं तो फिर सर हमारे पास सीट तो अब है नहीं, लेकिन वो उनका अब मकसद हमारे यहाँ से लड़ना नहीं होगा, उनका मकसद अपने कैंडिडेट को हराना होगा। किसने? हाँ, हमारे कैंडिडेट्स हैं, 4-5 लोग हैं। ये भी दिखाता है कि हमारे यहाँ कोई सत्ता का खेल नहीं चल रहा। 3-4 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो चुनाव लड़ने की क्षमता नहीं रख पा रहे थे, तो उन्होंने विड्रॉ किया। वहाँ पे हमने दूसरे कैंडिडेट्स दिए हैं, एक आध सीट बची है, वो दूसरी जगह और सशक्त कैंडिडेट्स दिए हैं। हमारे यहाँ कोई चिपक के नहीं बैठा हुआ टिकट लेके, अगर उससे नहीं हो रहा तो आके कह देता है जी छोड़ दो, बिकॉज जीतना बहुत जरूरी है। ये देश को ऐतिहासिक मौका मिला है, ये सीट निकालनी जरूरी है। towards elections is that you've questioned the establishment, you've questioned the government, and that's basically been your USP, that you've questioned it. There's no evidence of your work as such, and there are established parties who have their history and record. Yeah, they have their history and record, and that is it is their history and record that we have challenged. Exactly. वो उनको कांग्रेस को 15 साल मिले दिल्ली के अंदर, आज कहाँ खड़ी है दिल्ली? 15 साल में कम से कम 6 लाख करोड़ रुपए ये लोग खर्च कर चुके हैं। अगर आप मोटा मोटा 40,000 करोड़ रुपए का बजट सालाना लगाए तो 6 लाख करोड़ रुपए में नया शहर बन जाता है। इन्होंने दिल्ली का क्या हाल कर दिया। आप रिंग रोड से नीचे उतर के देखिए, कहते हैं विकास दिखता है, हमको तो कहीं नहीं दिखता विकास। दिल्ली के अंदर कहाँ विकास हुआ? 40% दिल्ली के अंदर पीने का पानी नहीं आता। सरकारी स्कूलों के अंदर शिक्षा का बुरा हाल है। सरकारी अस्पतालों के अंदर दवाइयाँ नहीं मिलती है। कई अस्पताल ऐसे हैं जिनको 4-4 बार नारियल फोड़े जा चुके हैं, अभी तक वहाँ पे एक ईंट नहीं लगी है। तो कोई विकास नहीं हुआ है दिल्ली का। 7 साल हो गए बीजेपी को एमसीडी में राज करते करते। बीजेपी में एक काम बता दीजिए जो बिना पैसे के होता हो। नक्शे बिना पैसे के पास होते हो, सड़कें दिल्ली में बिना पैसे के बनते हो, करोड़ों रुपए ये लोग डीसिल्टिंग में खर्च कर देते हैं। 2 घंटे बारिश आ जाए तो इनकी डीसिल्टिंग की पोल खुल जाती है। सारी दिल्ली के अंदर डेंगू हुआ पड़ा, दिल्ली की पूरी जनता डेंगू से परे। तो बीजेपी और कांग्रेस की हिस्ट्री और रिकॉर्ड के बेसिस पे ही हमें वोट मिलने वाला है। के आने के बाद ये कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है एक लहर देश में आई है। क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव पर इसका असर दिखता है? आपके सर्वे ने क्या कहा? क्या आगे लगता है कि आपको कुछ असर पड़ेगा? मुझे लगता है मोदी जी की लहर का पहला इम्तिहान दिल्ली में हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। उससे शायद बाकी देश के लिए भी एक मैसेज जाएगा। और हम ये भी देखेंगे कि मोदी जी कितनी सभाएं दिल्ली में आके एड्रेस करते हैं। क्या वो अपनी साख दिल्ली में दांव पे लगाने को तैयार हैं? उससे आपको पता लग जाएगा उनकी कितनी लहर है। मैं 2 चीज़ कहना चाह रहा था मोदी जी के बारे में। मुझे नहीं लगता, उसकी बिल्कुल सिंपल वजह ये है, दिल्ली साक्षर, समझदार, जागरूक लोगों का प्रदेश है, शहर है। और लोग इतना आसानी से समझते हैं कि लोकसभा चुनाव का कौन उम्मीदवार है, विधानसभा चुनाव का कौन उम्मीदवार है, यहाँ का क्या मुद्दा है, यहाँ कौन नेता है और वहाँ कौन मुद्दा है। इसका डिफरेंस दिल्ली का वोटर बहुत सामान्य तरीके से करता है। और जब उनके सामने ये प्रश्न आता है शीला दीक्षित बनाम अरविंद केजरीवाल बनाम प्रश्न चिन्ह या विजय गोयल, यही एक चॉइस है। इतनी बात दिल्ली का वोटर समझता है, तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई विशेष असर होगा। ये जो कैंडिडेट्स वाली हम कई बात कर रहे थे, मैं एक बेसिक डिस्टिंक्शन करना चाहता हूँ। मैं चुनाव का विद्यार्थी भी रहा हूँ। 2 तरह के चुनाव होते हैं। एक तो जिसको हम नॉर्मल रूटीन चुनाव कहते हैं,
जहाँ जाति, समीकरण, कैंडिडेट, उसकी जात, ये वो सब फैक्टर प्ले करते हैं। और उसी से, क्योंकि वहाँ बेसिक संतुलन बना होता है और इन छोटी छोटी चीज़ों से वो 1.5 सूत नीचे 2 सूत ऊपर जाता है और चुनाव उससे तय होता है। दूसरे होते हैं जिसको टेक्निकली हम रीअलाइनिंग इलेक्शन बोलते हैं, जिसमें अब तक का जो अलाइनमेंट बना होता है वो अलाइनमेंट चरमरा के टूट जाता है और एक नया अलाइनमेंट बनता है। जैसे 1977 का चुनाव था, जैसे आंध्र प्रदेश में 83 का चुनाव था, जैसे 89 का चुनाव, कई बार हरियाणा में 1987 का चुनाव था, कई चुनाव होते हैं। जो दिल्ली में होने जा रहा है वो दिल्ली के इतिहास का पहला रीअलाइनिंग इलेक्शन होने जा रहा है। आज तक दिल्ली बाइपोलर कॉन्टेस्ट था, 2 पार्टियों में दो एक बिल्कुल सीधे सीधे उसकी भिड़ंत होती थी और कोई हमसे सहमत हो ना सहमत हो, इससे अब इनकार करने वाला दिल्ली में कोई नहीं बचा कि अब दिल्ली 2 घोड़ों की दौड़ नहीं बची है। ये बदल गई है और जैसे ही एक उसका रीअलाइनमेंट होता है उस इलेक्शन में कैंडिडेट, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी जाति, उसका ये समीकरण, उससे उसका ये टाँका, ये सब अप्रासंगिक हो जाते हैं उन चुनावों में। हम उसी तरह के एक चुनाव को देख रहे हैं। मेरा थोड़ा सा ये इस बार भी बाइपोलर कॉन्टेस्ट है। एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस हैं और एक तरफ आम आदमी पार्टी है। मैं बताता हूँ आपको क्यों, इसके सबूत हैं। ये दोनों बीजेपी वाले शीला दीक्षित के खिलाफ प्रचार नहीं कर रहे, वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रचार कर रहे। बीजेपी वालों की कॉल आ रही होंगी अभी अब सब लोगों के पास, फोन कॉल कर रहे हैं सब लोगों को कि अन्ना को धोखा दिया, इनकम टैक्स को लूटा और एक और फंडिंग एजेंसीज को लूटा और लुटेरा भगाओ। कांग्रेस का बी एजेंट आजकल पर्चे भी ये बीजेपी वाले कह रहे हैं। कांग्रेस वाले भी लाल रंग के पोस्टर लगा रहे हैं पूरी दिल्ली, वहां भी सेम भाषा है, अन्ना को धोखा दिया, इनकम टैक्स को लूटा। ऐसे लग रहा है जैसे बीजेपी और कांग्रेस वालों ने रात को बैठ के एक ही कमरे में सेंटेंसेस बनाए होंगे, उन्होंने फोन कॉल के जरिए कर। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के एजेंट है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं हम बीजेपी के एजेंट है। बीजेपी वाले शीला दीक्षित के पोस्टर आज तक नहीं लगा रहे। बीजेपी वालों ने आपको फोन कॉल शीला दीक्षित के खिलाफ नहीं किए। कांग्रेस वालों ने आज तक आपको विजय गोयल के खिलाफ पोस्टर नहीं लगाए, विजय गोयल के खिलाफ आज तक आपको कॉल नहीं किया। दोनों के टारगेट के ऊपर आम आदमी पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी एक तरफ है ईमानदार पार्टी और दूसरी तरफ ये दोनों भ्रष्ट पार्टियां जो मिलके चुनाव लड़ रही हैं इस बार। एक सवाल है, आपने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाई कि आपकी सरकार बन रही है दिल्ली में, रामलीला मैदान में असेंबली बुलाई जाएगी। एक सवाल मेरा भी है कि आप जब देश के सामने, जनता के सामने आए थे तो आंदोलन के रूप में आए थे। अगर आपको बहुमत नहीं मिलता है, सरकार नहीं बनती है, तो क्या आप राजनीति छोड़ के वापस आंदोलन की तरफ जाना चाहेंगे? सरकार बन रही है, आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताएं तो मैं क्या कर सकता हूं। लेट्स टॉक ऑफ रियलिटी, बिकॉज सर्वे जो है वो यही दिखा रहे हैं। देखिए 2 चीजें, जैसे हमारे देश में 2G घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, अभी 10 दिन पहले हमारे देश के अंदर एक सर्वे घोटाला हुआ बहुत बड़ा, जिसको 5 चैनल्स ने मिलकर किया। उन्होंने ये इंप्रेशन देने की कोशिश की कि बीजेपी के 30-31 सीट आ रही हैं और आम आदमी पार्टी की 8-10 सीट आ रही हैं, और ये आम आदमी पार्टी वाले नहीं होते ना तो बीजेपी जीतने वाली थी। तो बीजेपी, आम आदमी पार्टी को वोट मत दो, बीजेपी को वोट मत दो, सारी बीजेपी की सेटिंग थी, बीजेपी का प्रोपेगेंडा था। इट वाज अ सरोगेट एडवर्टाइजिंग। हमने चिल्ला चिल्ला के बोला भाई ये 5 चैनल वाले अपना रॉ डेटा रखें वेबसाइट के ऊपर। मेरी उनके एडिटर्स के साथ भी बात हुई, रॉ डेटा रखने को तैयार नहीं है। फिर मैंने उनके एडिटर्स को कहा, मैंने ट्वीट भी किया, मैंने कहा सर्वे कराया भी था कि नहीं कराया था, कुछ तो होगा सर्वे का, कुछ तो। मैंने वो ये भी बताने को तैयार नहीं कि सर्वे हुआ भी था कि नहीं हुआ था। तो सर ये बड़ा सर्वे घोटाला हो रहा है। इस देश की जनता को ये भी समझना है कि उन घोटालों में, जो बड़े बड़े देश के घोटाले हुए, उनमें एक सर्वे घोटाला भी शामिल है। हम पूरी जिम्मेदारी के साथ आज कह रहे हैं, जो आप लोग हंस रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, हम जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि नवंबर-दिसंबर के अंदर इस देश के अंदर कुछ अद्भुत होने जा रहा है। समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज गोइंग टू हैपन, जिसकी आपको कल्पना नहीं, आप उसको आज हाइपोथेटिकल सिचुएशन समझते हैं। It's not a confidence. Our confidence emerges from the raw data. We are students of science. We are not talking in air. We are saying, we are admitting in February we were at 14%. In August we were at 27%. And those parties, BJP was at 31% in August and Congress was at 26%. Today we are at 32%, Congress is at 28%, BJP is at 24%. We are talking on the basis of data, and that is the place from where our confidence emerges. Our confidence is not... I completely agree, but we should see the direction in which it is going. It is continuously going up and they are continuously going down. And the political situation in Delhi, it clearly shows.
that this entire thing is, the direction will not change, the speed and the acceleration might change. इनकी जो बौखलाहट है, जिस तरह से वो SMS भेज रहे हैं, जिस तरह से वो फोन करा रहे हैं, इससे भी समझ में आ रहा है कि उन लोगों को लग रहा है हारने वाले हैं और हर वो गलत काम कर लो जो आम आदमी पार्टी को। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर बीजेपी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के अंदर है, तो बीजेपी वाले फोन करके शीला दीक्षित के बारे में क्यों नहीं बोल रहे? आप इससे क्यों नहीं? कांग्रेस वाले विजय गोयल के खिलाफ लाल रंग के पोस्टर क्यों नहीं लगाते? इससे साफ जाहिर है उन लोगों के इंटरनल सर्वे भी यही दिखा रहे हैं, उनके इंटरनल सर्वे भी आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत देते हुए दिखा रहे हैं। ये तो सारा एक तमाशा क्रिएट किया जा रहा है 4-5 टीवी चैनल वालों को पकड़ के। अरुण, मेरा एक सवाल है, हिंदुस्तान की जनता का जो मनोभाव है वो ग्रेविटेशनल फोर्स पे काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे, लेकिन आप जब साइंस की भाषा में समझा रहे हैं, कौन सा वो ग्राउंड है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? केवल एक ही है जी, इस बार का चुनाव एक ही बात पे लड़ा जाएगा, ईमानदारी बनाम भ्रष्टाचार। वो लोग भ्रष्ट हैं, उन्होंने देश को लूटा, कांग्रेस और बीजेपी वाले मिले हुए हैं। शीला दीक्षित ने बिजली कंपनियों के साथ मिलकर दिल्ली के अंदर बिजली के दाम बढ़ाए। बीजेपी के 24 एमएलए थे, उन 24 एमएलए ने 5 साल में क्या किया? एक बार प्रश्न भी नहीं उठाया। एक मिनट मैं बात पूरी कर। अगर जब शीला दीक्षित दिल्ली के अंदर बिजली के दाम बढ़ा रही थी, अगर ये 24 के 24 एमएलए इस्तीफा देते थे पिछली साल, तो शीला दीक्षित की हिम्मत नहीं थी दिल्ली के अंदर बिजली के दाम बढ़ाने की। दोनों मिले हुए बिजली कंपनियों के साथ। आपका काम अभी तक नजर नहीं आया है। सर, हमारा संघर्ष नजर आ रहा है और सारी जनता को हमारा संघर्ष नजर आ रहा है। भ्रष्टाचार मुद्दा है, कैसे हो सकता है? उत्तराखंड में भी देख लिया, यूपी में भी देख लिया, भ्रष्टाचार तो मुद्दा बना है नहीं, कर्नाटक में भी देखा गया। जब बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई होगी तो भ्रष्टाचार मुद्दा कैसे बन सकता है? जब बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी में लड़ाई होगी तो भ्रष्टाचार मुद्दा कैसे बन सकता है? भ्रष्टाचार मुद्दा इस बार पहली बार, जब पास्ट में भ्रष्टाचार मुद्दा बना था, लोगों ने रूलिंग पार्टी को तो हरा दिया, बाय डिफैक्टो दूसरी पार्टी जीत गई। गलत तो नहीं कह रहा? ठीक है, हिमाचल से लेके एक चीज सिर्फ मैं भ्रष्टाचार पे कहूँ, भ्रष्टाचार तभी मुद्दा बनता है जब लोगों को एक वायबल ऑल्टरनेटिव दिखाई देता है। डीएमके और एडीएमके के बीच में चुनाव होगा, भ्रष्टाचार कैसे मुद्दा बन सकता है? लोगों को कुछ तो अकल रहती है। उत्तर प्रदेश का आपने मिसाल दी, कांग्रेस बीजेपी की बिल्कुल यही हालत है। ऐसा नहीं कि देश में पहले भ्रष्टाचार मुद्दा बना नहीं है, बना है, लेकिन तभी बना जब एक वायबल ऑल्टरनेटिव दिखाई दे रहा था। एक 89 जो था वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे लड़ा गया चुनाव था। उस वक्त लोगों को एक ऑल्टरनेटिव पार्टी दिखती थी और एक चेहरा दिखाई देता था। आज दिल्ली में ठीक यही चीज़ है, एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मेशन है और एक चेहरा है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमारा अनुभव सरकार चलाने का शून्य है। ये जो एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है फिल्म की, उसमें उससे पूछता है, वो सलीम से पूछता है कि तुमने पहले टायर बनाया था? तो वो पलट के पूछता है, सर आपने जब पहला टायर बनाया था उससे पहले आपने कितने टायर बनाए थे? यही सवाल हम इस देश के एस्टेब्लिशमेंट से भी पूछना चाहते हैं। शायद इनका जो अनुभव है वही इनके गले का फंदा है। इस अनुभव से ही तो दुनिया तंग है, इस अनुभव से ही लोग निजात पाना चाहते हैं। दिल्ली में वही पार्टियों का तक जो है शासन रहा है, दोनों आमने सामने रही है। पहली बार एक तीसरी पार्टी असर्ट कर रही है, तीसरी ताकत के तौर पर देखी जा सकती है। आप कह रहे हैं सरकार बनाएंगे आप, तो भविष्य की बात है। लेकिन अगर देश में कोई ऐसा तीसरा मोर्चा खड़ा होता है, तीसरी ताकत खड़ी होती है, तो उसको लेकर के आपका क्या नजरिया होगा? क्या माना जाए दिल्ली से रास्ता साफ बन रहा है? दिल्ली एक पहला कदम है और जाहिर है अगर दिल्ली से मैंडेट जब मिलेगा तो हम उसको देश भर में लेके जाएंगे। इस देश में राजनीति की तीसरी जमीन है जो बहुत बड़ी है, बहुत उपजाऊ है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस देश में तीसरे मोर्चा ढकोसला और पाखंड है। इस तीसरी जमीन पे एक नई तीसरी शक्ति खड़ी करना हमारी राजनीति का उद्देश्य है। और जैसा अरविंद भाई ने कहा, जब बन जाएगी तो उसे तीसरी कहना बंद कर देंगे, उसे हम दूसरी शक्ति कहेंगे, क्योंकि पहली और दूसरी दरअसल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसी तरह एक दूसरा सवाल है, कुछ सुधार हुए इसमें चुनाव सुधार में देखते हैं, चाहे इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन आया है या साथ ही दागी सांसदों का मसला उठा है। अभी इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि तमाम प्रत्याशियों को अपने जो है अपनी हिस्ट्री देनी होगी, उसको अपने एफिडेविट में उसको रखना होगा। इन तीनों सुधारों के अन्ना आंदोलन से कितना प्रभावित है और उसका क्या असर पड़ा है, किस रूप में देखते? मैं समझता हूँ बिल्कुल जग जाहिर है, देश का मूड बदला है, आम जनता का मिजाज बदला है, उसमें एक आत्मविश्वास आया है और इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे ये कहने की क्षमता आई है।
जब जब पब्लिक ओपिनियन स्विंग करता है तो हर चीज़ स्विंग करती है। जुडिशरी के जजमेंट बदलते हैं, जो जजमेंट 5-10 साल पहले नहीं आते थे वो जजमेंट पिछले 2 साल में आए हैं। जिस तरह का कानून 2 मिनट में पास हो जाता, अब डर के मारे शेल्फ कर रखा है उस कानून को RTI और उसका। राष्ट्रपति जिन चीज़ों पे आंख मूंद के साइन कर दिया करते हैं इस देश के, फिर राष्ट्रपति भी जब चौकन्ने हो जाते हैं। विपक्ष वाले भी ढूंढने लगते हैं कि हमने दरअसल इसका विरोध किया था, आपको ध्यान नहीं है। सब चीज़ें जब जनमानस का दबाव बनता है तो सब चीज़ बदलती हैं। और मैं मानता हूँ पिछले 10 जो इस ऑर्डिनेंस के बारे में हमने देखा, जो चुनाव आयोग के निर्णय हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं, जिन सबका इस आम आदमी पार्टी ने स्वागत किया है, ये सब निर्णय कमोबेश उसी जनमानस और जन भावना के उभार का परिणाम है जो अन्ना आंदोलन और जन लोकपाल आंदोलन की वजह से देश में पैदा हुआ। One question on the Dengue crisis you mentioned that has resulted in the national capital. Do you believe that Delhi government is failed to control the crisis, and B, even as far as transfusion costs and treatment costs are concerned, politics will play over that as well, as far as the crisis is concerned? You see, I think it's not important to keep on pointing fingers. What is important is that Delhi is in a crisis, dengue crisis, and it is number one because of very bad cleanliness conditions. Number two, it is also because there is no fumigation. Number three, it is also there are no adequate health facilities available in most of the government hospitals in Delhi. So the people are running from pillar to post. So I think both Delhi government and MCD both need to take their own set of both need to do their own set of jobs. Arvind, your party's already announced candidates. BJP, Congress are yet to announce. In fact, in just a short while, both parties will be holding separate press conferences. Today morning, Delhi Chief Minister said that all these facts and figures which have been given out, these poll percentages, let's ignore them. Any word for both the parties which will be holding press conferences in a very short time from now? ईमानदार कैंडिडेट्स, हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो लोग इस ऑर्डिनेंस को, राहुल गांधी जी ऑर्डिनेंस को फाड़ रहे थे और बीजेपी वाले प्रेसिडेंट को जाके मिल रहे थे कि भाई क्रिमिनल्स नहीं होने चाहिए, तो दे शुड वॉक द टॉक एंड उन लोगों को इस बार दिल्ली चुनाव के अंदर ईमानदार लोग खड़े होने चाहिए, करने चाहिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं खड़ा करना चाहिए जिसके ऊपर हीनस क्राइम्स के आरोप हों। दे शुड पुट अप क्लीन कैंडिडेट्स एंड दे शुड, और दूसरी बात, उनको अपने सारे खर्चे जो हैं और लिस्ट ऑफ डोनर्स दे शुड पुट अप ऑन देयर वेबसाइट। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को अपने लिस्ट ऑफ डोनर्स जो हैं बता रहे हैं, 800 करोड़ शायद बीजेपी को मिला 5 साल में डोनेशन, और 2000 करोड़ शायद कांग्रेस को मिला है 5 साल में। दे शुड पुट अप देयर लिस्ट ऑफ, वो कहते हैं 80% से ज़्यादा 20,000 से कम थे। 80% से ज़्यादा अगर 20,000 से कम के डोनेशन थे, यू कैन जस्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ डोनर्स। आपके पास कभी कोई रसीद कटाने आया बीजेपी वाला, कोई कांग्रेस वाला, कोई दूर दूर तक? सारी घर बैठ के फर्जी नामों की रसीद काटी है, सारे बेनामी डोनेशन है, सारे के सारे 2 नंबर के डोनेशन है। उनको ये कहिए ये 20,000 से कम वालों के भी नेम और एड्रेस डालें वेबसाइट के ऊपर, जनता को पता चल जाएगा कि सारा का सारा फर्जी डोनेशन है। लेट देम बी एज ट्रांसपेरेंट, लेट देम प्ले द काइंड ऑफ पॉलिटिक्स दैट वी हैव स्टार्टेड इन दिस कंट्री। आप अभी एक एक्सपेरिमेंट करना, जाके हमारी वेबसाइट पे जाना और क्रेडिट कार्ड से 10 रुपये डोनेशन देना, 3 मिनट के अंदर आपका नाम वेबसाइट पे ऊपर आ जाएगा। इट्स ऑटोमेटिक, वी डोंट हैव एनी कंट्रोल। सारा लिस्ट ऑफ डोनर्स ऑटोमेटिक वेबसाइट के ऊपर आता है। उनको बोलो वो भी जरा सा करके देखें, और अगर नहीं करते हैं तो फिर बीजेपी और कांग्रेस में क्या फर्क है साहब? कोई फर्क नहीं है, दोनों ही की थैली के चट्टे पर, दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। एक सवाल है, का एक बयान आया था, देवालय ज्यादा जरूरी, शौचालय ज्यादा जरूरी है, आपका क्या कहना है इस बयान? सर जी, मोदी जी के इस बयानों पर टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी राजनीति उनके साथ कोई कंपटीशन नहीं है। अरविंद, आपके कैंडिडेट सब ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, फीडबैक मिल रहा होगा आपको, क्या फर्जी वोट आप लोगों के लिए कंसर्न थे इस इलेक्शन? हाँ थे, लेकिन मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा दिल्ली के इलेक्शन ऑफिस को। उन्होंने काफ़ी लगभग 18 लाख वोट काटे हैं, लेकिन फिर भी कुछ जगहों से ऐसी रिपोर्ट आ रही है, अगर हमें कुछ सबूत मिलेगा हम भी उनको देंगे। एंड इलेक्शन कमीशन इज़ वेरी सेंसिटिव ऑन दिस इशू। कहीं भी मिलेगा तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम तुरंत काटेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच।